हमें चाहिए कि ये आए स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट आए, ये दूसरी स्टेटमेंट आए, ये तीसरी स्टेटमेंट, मतलब जब हम n0 लिखें तो इतना प्रिंट होना चाहिए। तो इस वो पूरे सर पार्ट को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के बाद फिर हम इसको यूज करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में एन एस ले लेता हूं मैं यहाँ पे, एन को क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन बना हुआ है स्प्लिट, स्प्लिट के नाम से। और इस स्प्लिट में क्या लिखा हुआ है, स्प्लिट अ स्ट्रिंग इनटू सब स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग को क्या करता है, बांट देता है सब छोटी छोटी स्ट्रिंग के अंदर, यूजिंग द स्पेसिफाइड सेपरेटर। तो हमें क्या देना होगा, सेपरेटर देना होगा। जो पहली चीज थी और जो दूसरी स्टेटमेंट है, इनके बीच में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे कॉमा लगा रखा है, तो कॉमा जरूरी है। और यहीं पे हम स्प्लिट के अंदर लिखेंगे, कोड्स के अंदर, कि वो जो स्प्लिटर है हमारा वो कॉमा है, मतलब कॉमा से पहले वाली डिजिट एक जगह आए, उसमें आए। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एस को प्रिंट करवा के देखता हूँ। तो जैसे मैंने इसको प्रिंट करवाया तो यहाँ पे 3 लिखा आ रहा है, यानी कि उसने एरे दिया है 3 वैल्यूज के साथ। ये फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू। और अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो 0 1 2 3 सेम वैसा ही जैसे एरे में मिलता है हमें, वैसा मिल गया है। ठीक है, यहाँ पे सर थोड़ा एस सा, के साथ जीरो। यहाँ पे स्पेस के साथ आ रहा है, तो वो हटाना होगा। क्या कह रहे हो? सर जैसे कि हम अगर अभी से एस के साथ हम ये प्रिंट कर देंगे एन, उसके अंदर बंद करके तो आ जाना चाहिए सर। एन नहीं, 0, 0 वैल्यू जीरो, है ना। सॉरी, जीरो जीरो। हाँ, तो 0 की हाँ वैल्यू 1 आ गई है, हेलो यूजर 1। इसी तरह से 1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 पे। तो ये हमने स्प्लिट देखा। अब हम इसको यूज कहाँ कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि तुम्हारा यही वाला क्वेश्चन था कि यहाँ पे जो कॉमा हमें, की जगह कोई और भी साइन भी यूज हो सकता है इसमें ना। बिल्कुल सही। तो इसके कॉमा की जगह जरूरी नहीं है कि कॉमा ही हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, सेमीकोलन भी हो सकता था, कुछ ना कुछ सेपरेटर होना चाहिए। तो सेमीकोलन है तो यहाँ पे हमें सेमीकोलन लिखना होगा। अब वैसे मान लो, डिफरेंस डेफिनेट कर रहा है, हाँ क्या डिफरेंस, डिफरेंस डिफाइन कर रहा है ना कि डिफरेंस मतलब इससे हो हाँ जाएगा। सेपरेटर बोलेंगे इसको, कि भाई दोनों के बीच में क्या चीज है। इस बार मैंने हेलो कॉमा यूजर 1 लिखा है और सेपरेटर दे दिया मैंने सेमीकोलन, और सेपरेटर को मैंने यहाँ पे डिफाइन करा सेमीकोलन। तो S0 के अंदर क्या आएगा, हेलो कॉमा यूजर 1 आएगा। अब ये कॉमा से सेपरेट नहीं करेगा, है ना। एक बार देख लेते हैं, तो हेलो कॉमा यूजर 1 ये आ रहा है। तो यहाँ पे हमें सेपरेटर चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा, कुछ भी नहीं सेपरेटर दिया हमने, यहाँ पे स्पेस है, तो अब ये स्पेस भी दे सकते हैं सेपरेटर, कोई ना कोई चीज देनी पड़ेगी हमें, तो हमने स्पेस दे दी। तो अब ये कैसे करेगा, जहां पे भी स्पेस मिलेगा वहां से वहां तक का एक मानेगा, फिर दूसरा मानेगा, फिर तीसरा। तो डेटा हमारे पास, ये 0 वाला प्रिंट हो रहा है, सारे प्रिंट करवाते तो वो प्रिंट कर देता। तो डेटा हमारे पास, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास डेटा किस फॉर्म में मिल रहा है, तभी हम उसको स्प्लिट कर पाएंगे सेपरेटर देके। ठीक है, तो हमारे पास जो अब प्रॉब्लम आ रही थी वो इस वाले प्रोग्राम में आ रही थी, कि हम यहाँ पे लिख रहे थे एड डॉट स्प्लाइस, और ये वाली वैल्यू तो चल रही है, मैंने लिख दिया 1,1 5,6। यानी कि जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे ये डेटा हमारे पास पहले से ही है, लेकिन जैसे ही मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो क्या करेगा, 1,1 यानी कि 3 को डिलीट कर देगा, और उसकी जगह क्या डाल देगा, 5 और 6 डाल दिया उसने 3 की जगह। यही हमने लिखा था, 1,1 5,6, यानी कि कहाँ से स्टार्ट करेगा, कितने एलिमेंट्स को डिलीट करेगा और क्या क्या इंसर्ट करेगा। अब मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पर लिखना है, इस वैल्यू को लिखना है हमें टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, और फिर क्लिक करना है। तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को हमने यहाँ पे ले लिया n के अंदर, और n की वैल्यू को मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो अब ये नहीं चल रहा, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। क्यों आ रही है प्रॉब्लम, देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही स्टेटमेंट लिखी और इस पे क्लिक किया तो ये गायब हो गई, और यहाँ पे कोई एरर मैसेज भी नहीं आ रहा, मतलब गलत भी नहीं है ये सिंटेक्स, लेकिन लॉजिकली ठीक नहीं है। क्यों नहीं है लॉजिकली ठीक, क्योंकि पहले जब हमने लिखा था यहाँ पे, पहले हमने लिखा था ये वाली लाइन,
लेकिन अब जो हमने वेरिएबल लिया है तो उसको वो कैसे ट्रीट कर रहा है, इस तरह से ट्रीट कर रहा है। ये एक्चुअल है जो कि विदाउट एरर है, लेकिन n लिखने का मतलब है ऐसे कोड्स के साथ ले रहा है वो। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू होती है वो कोड्स स्ट्रिंग होती है, तो वो उसको इस तरह से कंसिडर कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इसको अलग अलग बांटना होगा, अलग अलग डिवाइड करना होगा। कैसे? इसी फंक्शन से, स्प्लिट फंक्शन से। इस स्प्लिट फंक्शन हम वहां लगाएंगे, ठीक है। और स्प्लिट फंक्शन लगाने के बाद हमें एक वैल्यू यहाँ पे लिखनी होगी, फिर दूसरी वैल्यू यहाँ पे, और फिर जितनी भी वैल्यू आती है वो सारी यहाँ पे लिखनी होंगी एक एक करके। चलो करके देखते। तो सबसे उसके बाद तो सर चल जाना चाहिए फिर। हाँ, चल तो जाना चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं है ये कोड। चलो लगा के देखते हैं। तो n को सबसे पहले हमें स्प्लिट करना है, तो n डॉट स्प्लिट लिखेंगे, n डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट के सेपरेटर क्या आएगा बताओ? कोर्स के अंदर कॉमा आएगा ना, कोमा आएगा, ठीक है। तो s के अंदर एरे आएगा, और एरे को हमें यहाँ से कोड हटा देता हूँ मैं, और s को हमें प्रिंट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे s के अंदर सबसे पहले तो हम 0 ही लिखेंगे, फिर हमने लिखना है यहाँ पे s1, फिर हमें लिखना है s2, फिर लिखेंगे s3। तो ये सारी वैल्यूज हमने लिख दी है यहाँ पे। चेक करके देखते हैं इसका आउटपुट, यही वाला था। और यहाँ पे मैंने सेम यही लिखा और इस पे क्लिक किया, तो इस बार ये चल गया है, ठीक है जी। वो हम कर रहे हैं इंडेक्स। कल जो आपके में आउटपुट वाला चल रहा था ना, वो सर इनपुट टाइप वाला, वो अगर ABCD लिख रहा था तो वो कलर हो रही थी। अच्छा, और जैसे कि अगर मैं नंबर लिख रहा था तो वो कलर नहीं हो रहा था उसमें। नहीं हो रहा था? करके देखो ना। सर नंबर कलर नहीं हो रहा था, मैंने करके देखा था। यहाँ पे हमने एरे लिए और इसमें से हमें कुछ ढूंढना है, एरे के अंदर कोई एलिमेंट ढूंढना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर आपकी। यहाँ पे हमने एरे लिखा है, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एरे में से कोई वैल्यू ढूंढनी है। तो n डॉट इंडेक्स ऑफ, और जैसे ही हम इंडेक्स ऑफ लिख रहे हैं तो यहाँ पे कह रहा है रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस। वो ढूंढेगा उसको, और जहां पे भी उसको मिलेगा वहां पे उसका इंडेक्स नंबर बता देगा, यानी कि उसकी पोजीशन बता देगा। अगर उसको नहीं मिलेगा तो -1 देगा। चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे हमने ढूंढ रहे हैं 20 को। तो i के अंदर क्या गया होगा, चेक करवाते हैं i। तो 20 को ढूंढ रहे थे हम, तो 20 का जो इंडेक्स नंबर है वो है 1। तो 1 पे 20 है, और यहाँ पे ये सेम प्रिंट कर रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे शुरू में एक और 20 लिख देता हूँ, तो अब ये कौन से 20 को ढूंढेगा? फर्स्ट अक्रेंस को। तो फर्स्ट अक्रेंस का जो पोजीशन है वो 0 है। तो इस तरह से हम इंडेक्स ऑफ ढूंढ सकते हैं। और अगर मैंने यहाँ पे लिखा 200, तो 200 का मतलब है नॉट फाउंड, तो वहां पे दिखा रहा है -1। तो इस क्वेश्चन को दोनों नहीं दिखा सकता इंडेक्स, दोनों नहीं कॉमा दिखाएगा। देखिए सर, लिख के देखना एक बार, कॉमा नहीं 20 नहीं फिर 20। नहीं, दोनों का नहीं दिखाएगा, एक ही दिखाएगा। दूसरे सिंटेक्स होते हैं लेकिन वो अलग तरीके से हैं। हम सारे 20 कितने बार 20 हैं वो, मतलब हर 20 की पोजीशन कहाँ कहाँ आ रही है, फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, वो चीज नहीं पता चल पाएंगे। चलो कोई नहीं, तुम इसी का ही क्वेश्चन करना। इसका तुम्हें क्वेश्चन क्या करना है, एक एरे है, इनपुट नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले इट्स इंडेक्स वैल्यू, और उसकी क्या करनी है, इंडेक्स वैल्यू को डिस्प्ले करना है, ठीक है। यूजर से एक नंबर इनपुट करवाओ, यूजर ने अगर 20 दिया तो 20 को सर्च करो, उसका इंडेक्स पता लगाओ और उसको डिस्प्ले करवा दो कि नंबर फाउंड, ऐसे आना चाहिए आउटपुट। जैसे अगर
हमने लिखा इनपुट यूजर ने करा 10, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट आना चाहिए नंबर फाउंड एट फर्स्ट या 1 पोजीशन। अगर यूजर ने इनपुट करा 100, तो नंबर आउटपुट लिखा आएगा नंबर नॉट फाउंड, इस तरह से आना चाहिए। तो ये तुम ट्राई करके देखना। इंडेक्स, अगला जो हम कर रहे हैं फंक्शन वो है इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स ऑफ है वो, ये है लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट का मतलब है कि ये जो कर रहा था ये स्टार्टिंग से सर्च कर रहा था, अगर हमें एंड से सर्च करना है तो हम लास्ट इंडेक्स ऑफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 20 को अगर करना चाहता हूँ बाद वाले 20 को, तो यहाँ पे हम लास्ट इंडेक्स ऑफ लिख देंगे, लास्ट इंडेक्स ऑफ। और ये इसकी पोजीशन कितनी है बताओ? पीछे से आएगी 4 आएगी सर, पीछे से। हाँ 4 आएगी, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, लास्ट इंडेक्स ऑफ का सिंटेक्स देखना होगा कैसे है। एन डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ का कैमल केसिंग का तरीका है, कैमल केसिंग हमने यूज नहीं किया था, तो अब मैंने कर लिया कैमल केसिंग मेथड के लिए, और यहाँ पे n लिखा, तो यहाँ पे -1 आ गया है। n नहीं, क्या सर्च करना था हमने, 100 ही करना था, 20 करना था, 20 लिखा मैंने, तो यहाँ पे लिखा आ गया 2, क्योंकि वो लास्ट वाली वैल्यू को सर्च कर रहा है 2। तो अगर 2 है मतलब हमें ये चेक कर सकते हैं कि स्टार्टिंग से सर्च करे या एंड से सर्च करे, ठीक है। वो इंक्लूड है, इंक्लूड बाद वाले वर्जन्स मतलब लेटेस्ट वर्जन का है, और इंडेक्स पहले वाले वर्जन का है। तो मैं यहाँ पे इंक्लूड को भी चेक करके देख लेता हूँ। इंक्लूड लिखते हैं यहाँ पे, तो इंक्लूड हमें सिर्फ यही बताएगा कि वो उसके अंदर है या नहीं। इसकी थ्योरी देखेंगे अगर हम, डिटरमाइन वेदर एन एरे इंक्लूड अ सर्टेन एलिमेंट, रिटर्न ट्रू और फॉल्स, यानी कि ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स वैल्यू दे रहा है, बूलियन वैल्यू है या नहीं, फाउंड या नॉट फाउंड। जैसे अगर हमने 20 को लिखा तो 20 क्या उसके अंदर वो है या नहीं, तो यहाँ पे ट्रू लिखा गया क्योंकि वो उसके अंदर वैल्यू थी, और अगर हमने 200 लिखा तो क्योंकि उसके अंदर वैल्यू नहीं थी तो फॉल्स आ गया। तो इंक्लूड क्या करता है, रिटर्न करता है, रिटर्न ट्रू और फॉल्स, यानी कि अगर वो वैल्यू मिल रही है तो ट्रू, नहीं मिल रही तो फॉल्स। फाइंड, फाइंड भी ढूंढने के लिए यूज होता है। फाइंड मेथड्स, इमेजिन यू हैव एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, हाउ टू, कंडीशन के साथ भी फाइंड कर रहा है वो। ये इसमें लिखा हुआ है कि जो फाइंड है वो ऑब्जेक्ट यानी कि कंडीशन के साथ फाइंड करेगा। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हमने n लिखा था और यहाँ पे हम लिख रहे हैं n डॉट ज्वाइन, और ज्वाइन के बाद मैंने लिखा यहाँ पे किससे ज्वाइन करना है, तो बीच में क्या आना चाहिए, मतलब ये क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्ट एरे टू स्ट्रिंग विद सेपरेटर। सेपरेटर मतलब इन दोनों के बीच में क्या आएगा, सेमीकोलन आएगा। चेक करके देखते हैं, तो मैंने console डॉट लॉग करा आई को, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या स्ट्रिंग आ चुकी है उसके अंदर। यहाँ पे आ गए 20 सेमीकोलन, ये पूरा ऐसे आ चुका है, और ये जो पूरा आया है ये क्या है, ये स्ट्रिंग है, एरे नहीं है। ये एरे होता तो यहाँ पे कोई स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह आता, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आया यहाँ पे, ये एरे नहीं है, स्ट्रिंग है, तो इसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हुआ? तो मुझे लग रहा है कि जो हमारा फंक्शन था वो वाला स्प्लिट की जगह सर लगा के देख, स्प्लिट की जगह सर ज्वाइन, जो हमारा ये वाला फंक्शन नहीं था, यहाँ पे जब हमने स्प्लिट किया था तो ये फर्स्ट वैल्यू थी, सेकंड वैल्यू थी, और यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज है, तो यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज के लिए हमें ज्वाइन करना होगा, इनको ना हमें ज्वाइन करना होगा।
तब वो चलेगा। लेकिन यहाँ पे ज्वाइन करने का तरीका, चलो ये तो खैर देखेंगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट हैंडलर इज अ कोड, अ फंक्शन रिटन इनसाइड इन अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मतलब इवेंट क्या है? इवेंट भी एक पर्टिकुलर कोड ही है। अगर हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हमने कोई क्लिक करा या फिर माउस को मूव कर रहे हैं, ब्राउजर को ओपन कर रहे हैं, ब्राउजर को बंद कर रहे हैं, ये सब इवेंट्स हैं। कीबोर्ड की इवेंट्स होती है, कीबोर्ड का जब हम बटन प्रेस कर रहे हैं, तो ये सारी इवेंट्स को हैंडल कैसे करेंगे वो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम देखेंगे। दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन करस्पॉन्डिंग इवेंट अकर। द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग, इसी प्रोसेस को जो हम हैंडल कर रहे हैं इवेंट को, उसी को इवेंट हैंडलिंग बोला जाता है। कीबोर्ड, माउस, ये सब एक्शन है जो कि यूजर परफॉर्म करता है और इनके बेस पे इवेंट आएगी। तो यहाँ पे ये सारी इवेंट्स दिखा रखा है। माउस की इवेंट्स होती हैं, कीबोर्ड की इवेंट है, फोकस इवेंट है, ब्लर इवेंट है, लोड इवेंट, अनलोड इवेंट, ये सारी इवेंट्स हैं जो कि हम करेंगे। तो अभी जो हम आज कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं माउस इवेंट्स। तो माउस इवेंट्स देखते हैं कैसे वर्क करेगा। सर जैसे अभी आपने वो इनपुट ऑन इनपुट कराई, वो भी तो हाँ, जो ऑन इनपुट ऑन चेंज हमने करी थी वो सारी भी इवेंट्स ही हैं। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड ये माउस की इवेंट देख रहे हैं। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक हम कर ही चुके हैं, किसी बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो वो ऑन क्लिक इवेंट हमारी वर्क करेगी। इसका कोई कोड देख लेते हैं यहाँ पे। और हाँ, यहाँ पे एग्जांपल में दिखा रखा है क्लिक का, क्लिक इवेंट का, कि जरूरी नहीं है कि आपको बटन पे ही क्लिक करना है, आप हेडिंग पे भी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक H2 बना रखा है, ये हमारा H2 है, और यहाँ पे इवेंट लगा दी ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे क्या कर दिया? CSS लिख दिया, इनलाइन CSS है ये। दिस डॉट स्टाइल, मतलब जिस पे क्लिक करा है उसका स्टाइलिंग चेंज हो जाए। कौन सी स्टाइलिंग? कलर रेड हो जाएगा। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो इसका कलर हमारा रेड हो गया। चलो चेक करके देखते हैं, इसका कोड को बना के देखते हैं। ऑन क्लिक, अच्छा इसमें हम सीधा ऐसे ही लिख देते हैं। जैसे मान लो हमने एक H2 लिखा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया हेडिंग 1 लिख देते हैं, और यहाँ पे लिखा मैंने हेडिंग 2। दो हेडिंग बना रखी है लेकिन दोनों का टैग H2 ही है। अब मुझे क्या करना है, एक बटन बनाया मैंने यहाँ पे, बटन ये सिंपल बटन है तो टाइप बटन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया रेड। और मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, H हेडिंग का कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, आईडी लिखनी होगी, या फिर डॉक्यूमेंट डॉट एक में इवेंट लगानी है। हाँ, इवेंट लगाएंगे। एक में इवेंट यहाँ पे इवेंट लगेगी कि इस बटन पे क्लिक करेंगे तो फंक्शन कॉल होगा, फिर इस पे अप्लाई करेंगे। तो उससे अच्छा इन सबको हटा देते हैं और यहीं पे हम ऑन क्लिक लगा देते हैं कि जैसे ही हम H2 पे क्लिक करेंगे तो इसी का क्या हो जाए, कलर चेंज हो जाए। तो स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू, और जो भी कलर देना है, सेम कोडिंग H2 पे भी लिख दी, दूसरे वाले पे भी लिख दी। तो जिस पे क्लिक करेंगे उसी पे ही कलर चेंज हो जाएगा। अगर मुझे ऐसा करना है कि एक बार क्लिक करूं तो रेड हो जाए, दूसरी बार क्लिक करूं तो रेड हट जाए, जो पहला कलर था वही आ जाए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ रेड के नाम से, और इसमें मैंने लिख दिया कलर कॉलन रेड। अब मुझे क्या करना है, इनलाइन CSS नहीं लिखनी, अब मुझे क्लास ऐड करनी है। H2 पे जैसे ही मैं क्लिक करूं तो ये वाली क्लास इसके ऊपर ऐड हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन क्लिक दिस डॉट ऐड क्लास, ऐड क्लास, और ब्रैकेट में लिख दिया मैंने क्लास का नाम रेड। चेक करके देखते हैं। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये रन नहीं हो रहा, ऐड क्लास में कह रहा है एरर,
ऐड क्लास इज नॉट अ फंक्शन, ये कह रहा है कि ऐड क्लास फंक्शन नहीं है। तो जो फंक्शन नहीं होता वो प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी का मतलब होता है इक्वल टू के साथ हमें वैल्यू देनी है। ब्रैकेट्स में हटा देता हूँ। तो इक्वल टू के साथ मैंने दे दी वैल्यू। तो इस बार रीलोड करते हैं और इस पर क्लिक कर रहे हैं, अभी भी नहीं चल रहा, कोई एरर भी नहीं आ रहा इस बार और चल भी नहीं रहा। रेड को मैंने कैसे दिया है, डॉट दिस डॉट ऐड क्लास इक्वल्स टू रेड। देखते हैं इसका कोड कैसा है, वो कैसे है। क्लास लिस्ट डॉट ऐड दिस डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड और ब्रैकेट में आएगा क्लास का नाम रेड और यहाँ पे सेमीकोलन टर्मिनेट। दिस डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, चेक करते हैं इसका कोड। ठीक है, तो इस बार ये चल गया है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, दिस डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, मतलब क्लास लिस्ट, ये जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स है। जो हम पहले लिख रहे थे वो jQuery का था, तो वो नहीं लिखा हमने, जावास्क्रिप्ट का लिखा है क्लास लिस्ट डॉट ऐड और यहाँ पे हमने वो कोड लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से नीचे वाले को भी बाद में लिख देंगे। लेकिन हमें क्या करना था, अच्छा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक क्लास ऐड कर देता हूँ पहले से ही। यहाँ पे हमने क्लास पहले से ही रेड कर रखी है, तो जैसे ही मैं रन करूंगा ये ऐड हो जाएगी। इस पे क्लिक किया तो ये रेड क्लिक करने के बाद हो रहा है, ये पहले से ही था। मैं इस पे क्लिक करूँ तो इसमें से हटनी चाहिए। ठीक है, तो नीचे वाले में से हटानी है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस, सेम यही कोड लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐड की जगह क्या आ जाएगा, रिमूव। यहाँ पे हमने रिमूव करा, तो रिमूव से क्या होगा, वो डिलीट हट जाएगी। तो यहाँ पे पहले से क्लिक करेंगे तो अप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे पहले से अप्लाई है, क्लिक करा तो हट गई। एक और फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे एक और h3 बना लेते हैं, h हेडिंग एक और बना ली। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, h हेडिंग 3 में रिमूव की जगह मैं लिखूंगा टॉगल। टॉगल क्या करता है देखते हैं। और यहाँ पे शुरू में कोई क्लास अप्लाई मैंने नहीं कर रखी, तो टॉगल क्या करेगा, क्लिक करते ही अप्लाई हो जाएगा, दोबारा क्लिक करते ही हाइड भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम उसको हाइड शो भी कर सकते हैं।